हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 10th ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड के काफ़ी वैरायटीज देखेंगे आज हम एमसीक्यूज की, जिससे कि आपकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस होने वाली है। अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ लिया है, मैंने इसकी पूरी कंप्लीट वीडियो सॉल्यूशन भी और काफ़ी सारे इसके जितने भी टॉपिक्स कवर कर रहे हैं आपके, वो सारे टॉपिक्स कवर किए हैं। तो आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, आपको क्लास 10 का ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड में जाएंगे, आपको 3 वीडियोस मिलेंगी जहां पे मैंने पूरी थ्योरी कंप्लीट करी गई अकॉर्डिंग टू योर टर्म 1। तो आज हम उस पर बेस्ड एमसीक्यू देखने वाले हैं, काफ़ी अच्छे से एमसीक्यू देखने वाले हैं और आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। और डेफिनेटली अगर आप ये सारे एमसीक्यूज अगर कर लेंगे तो आई होप कि आपको बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस मिलने वाला है। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, अ प्रिज्म हैज 3 ट्रायंगुलर surfaces and 2 rectangular surfaces, 3 rectangular surfaces and 2 triangular surfaces, 2 triangular and 2 rectangular surfaces, 3 rectangular surfaces and 3 triangular surfaces। बताइए बेटा इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो मैं आपको बता देता हूं बेटा, प्रिज्म के पास 3 रेक्टेंगुलर सर्फेसेस होते हैं और 2 ट्राइंगुलर सर्फेस होते हैं। और मैं आपको इसका प्रूफ भी दिखा देता हूं। अभी देखिए, ये हमारे पास प्रिज्म है। अब देखिए यहां पर चेक करिए, ये जो सरफेस है, ये वाला सरफेस, ये कैसा सरफेस है बेटा, रेक्टेंगल है। ठीक, अब इसको देखिए सर, ये क्या सरफेस है, ये भी एक रेक्टेंगल है। अब इसको चेक करिए कितने सरफेस, तो एक रेक्टेंगुलर सरफेस, दूसरा रेक्टेंगुलर सरफेस और सर एक तीसरा रेक्टेंगुलर सरफेस। अब ट्राइंगुलर सरफेस कितने बेटा, तो आप देख रहे हैं बेटा, ये एक ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है और पीछे भी इसके जस्ट एक ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है। तो हमारा जो रेक्टेंगल दो हमने देखे, 2 रेक्टेंगुलर सरफेस देखे बेटा हमने और 3 ट्राइंगुलर सरफेस देखे। ठीक है, सॉरी 2 हमने ट्राइंगुलर सरफेस देखे एंड 3 रेक्टेंगुलर सरफेस देखे। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा बेटा, इसका बी होगा। तो अब याद रखना, आप अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि प्रिज्म में कितने रेक्टेंगुलर सरफेस होते हैं और कितने ट्राइंगुलर, तो आपको याद रखना है बेटा 3 रेक्टेंगुलर सरफेसेस होते हैं हमारे और 2 ट्राइंगुलर सरफेसेस होते हैं। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। द रेक्टेंगुलर सरफेस ऑफ अ प्रिज्म आर नोन एज, जो हमारा रेक्टेंगुलर सरफेस होता है प्रिज्म का, उसको हम क्या कहते हैं। तो यहां पे पहला ऑप्शन दे रखा है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, सेकंड ऑप्शन दे रखा है डिस्पर्सिंग सरफेस, थर्ड ऑप्शन दे रखा है रिफ्रैक्टिंग सरफेस और लास्ट इज नन ऑफ दीज। जो हमारा रेक्टेंगुलर सरफेस होता है प्रिज्म का बेटा, वहां से लाइट फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होती है, रिफ्रैक्ट होती है, देन आफ्टर डिस्पर्स। ठीक है, अगर व्हाइट लाइट पास कराते हैं तो लाइट डिस्पर्स होती है, लेकिन जनरली लाइट ग्लास मीडियम का बना हुआ है, बेसिकली जो मटेरियल है वो ग्लास का है, तो सबसे पहले लाइट क्या होगी बेटा, आपकी रिफ्रैक्ट होगी। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए, जो हमारा रेक्टेंगुलर सरफेस होता है प्रिज्म का, वो लाइट को क्या करता है, रिफ्रैक्ट करता है। समझ में आ रही बात। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं हम। द एंगल बिटवीन 2 रेक्टेंगुलर सर्फेसिस ऑफ अ प्रिज्म इज कॉल्ड। 2 रेक्टेंगुलर सरफेस, देखिए यहां पर देख सकते हैं आप, ये एक रेक्टेंगुलर सरफेस और ये एक रेक्टेंगुलर सरफेस, और जहां पर ये दोनों रेक्टेंगुलर सरफेस क्या हो रहे हैं बेटा, आपस में ज्वाइन हो रहे हैं, इसी एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, द एंगल बिटवीन द 2 रेक्टेंगुलर सरफेसिस ऑफ अ प्रिज्म इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे सर, एंगल ऑफ प्रिज्म बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे बेटा, एंगल ऑफ प्रिज्म बोलेंगे। इसमें क्वेश्चन कह रहा है, दूसरा ऑप्शन है रिफ्रैक्टिंग एंगल, थर्ड ऑप्शन है बेटा इसका बोथ ए एंड बी, और लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज। अब इसको हम रिफ्रैक्टिंग एंगल भी क्यों कह सकते हैं बेटा, क्योंकि लाइट रिफ्रैक्ट होती है। सर क्या होती है बेटा, इन दोनों सरफेस से लाइट रिफ्रैक्ट होती है, इस वजह से हम इसको रिफ्रैक्टिंग एंगल भी कह सकते हैं। बट मेनली इसको हम एंगल ऑफ प्रिज्म कहते हैं, बट लाइट रिफ्रैक्ट होती है, इस वजह से इसका रिफ्रैक्टिंग एंगल भी ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। इसलिए ऑप्शन पे आप टिक करके आएंगे बोथ ए एंड बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। द एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ अ प्रिज्म, द एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ अ प्रिज्म इज द एंगल बिटवीन, जो एंगल ऑफ डेविएशन होता है वो किस किस के बीच में होता है, बताइए जरा। सर देखिए, ये लाइट अगर रिफ्रैक्ट नहीं होती तो कैसे जाती। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए अपन, सॉरी। द एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ अ प्रिज्म इज द एंगल बिटवीन, एंगल ऑफ डेविएशन किसके बीच में होता है, याद करो सर, इंसिडेंट रे के बीच में होता है क्या, और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में होता है क्या, नो सर। इमर्जेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में होता है क्या, या इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच में होता है। तो याद करो, जब आपके टीचर ने जब डायग्राम बनाया था तो एंगल ऑफ डेविएशन कहां से मेजर किया था, सर ये लाइट ऐसे जा रही थी, अगर लाइट रिफ्रैक्ट नहीं होती सीधी जाती, फिर सर ये लाइट बैंड होती है,
ठीक है, टूवर्ड्स द नॉर्मल, फिर ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड हो जाती है, ये आपने नॉर्मल ड्रॉ किए थे। तो आपकी टीचर ने क्या किया था सर, फाइनल रे जो होती है इमर्जेंट रे, इसको बैकवर्ड डायरेक्शन में पीछे लेके गए थे। तो बैकवर्ड डायरेक्शन में किस रे को पीछे लेके गए बेटा आप, इमर्जेंट रे को पीछे लेके गए। और ये डायरेक्शन किसकी है बेटा, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन है। तो ध्यान रखना बेटा, एंगल ऑफ डेविएशन होता है किस किस के बीच में बनता है, इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे के बीच में बनता है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द फॉलोइंग डायग्राम द करेक्टली मार्क्ड एंगल्स आर, इनमें से कौन से एंगल करेक्टली मार्क्ड हैं? क्या इसको हम एंगल ऑफ इमर्जेंस कहते हैं? नो सर, इसको तो हम एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं। सर एंगल डी को क्या बोलेंगे, यहाँ पे एंगल डी बोलेंगे क्या? सर देखिए ये नॉर्मल है और ये इमर्जेंट रे, इसको एंगल ऑफ इमर्जेंस कहते हैं। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस करेक्ट है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन करेक्ट है। तो क्वेश्चन क्या पूछा था, इन द फॉलोइंग डायग्राम करेक्टली मार्क्ड एंगल, तो करेक्टली मार्क्ड एंगल कौन से हैं? एंगल आई करेक्ट है सर हमारा, और एंगल आर करेक्ट है। तो ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। ए कह रहा है सारे एंगल करेक्ट हैं, नो सर सारे एंगल करेक्ट नहीं है। ओनली आई एंड ए करेक्ट है, नो सर एंगल आई ए और ए करेक्ट नहीं है। एंगल आई, एंगल आर एंड एंगल ए, यस सर ये दोनों रेक्टेंगुलर सर्फेसेस जहां मीट होते हैं उसको हम एंगल ऑफ प्रिज्म कहते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा, क्योंकि डी भी इनकरेक्ट है, ई भी इनकरेक्ट है, बिकॉज दिस इज डी एंड दिस इज ई। क्लियर बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अ प्रिज्म ए बी सी विद बी सी एस बेस, ये हमने बेस मान लिया। क्या मान लिया बेटा हमने, ये बेस है, जैसे देख सकते हैं आप ये बेस है, ये क्या है बेटा इसका बेस। ठीक है, ये ऐसा रखा हुआ है तो इसको हम क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे। ठीक है, अ प्रिज्म ए बी सी विद बी सी एज अ बेस इज प्लेस्ड इन डिफरेंट ओरिएंटेशन एज शोन इन फिगर। A narrow beam of white light is incident on the prism as shown in figure. In which of the following cases, after dispersion, the third color from the top correspond to the color of the sky? तो एक ऑप्शन हमें यहाँ पे चार कन्फिग्रेशन दे रखी है, चार ओरिएंटेशन दे रखी है बेटा प्रिज्म की। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सीधा प्रिज्म रखा हुआ है कुछ इस टाइप से। अब यहाँ पर बेटा यहाँ पर ये क्या कर दिया उन्होंने, ये उल्टा कर दिया प्रिज्म को, देख सकते हैं आप। ठीक, दो डायग्राम और देख लेते हैं, दो डायग्राम और देख लेते हैं हम। ठीक, एक डायग्राम हमको ये दे रखा है और फोर्थ डायग्राम हमको ये दे रखा है। तो क्वेश्चन कह रहा है इनमें से बेटा कौन सा कलर स्काई के लिए करस्पॉन्ड करेगा। तो आपको याद करो स्काई के लिए जनरली कौन सा कलर होता है, ब्लू कलर होता है बेटा। स्काई के लिए कौन सा कलर होता है, ब्लू कलर होता है। और क्या पूछा है, आफ्टर डिस्पर्जन द थर्ड कलर फ्रॉम द टॉप, थर्ड कलर फ्रॉम द टॉप। तो मैं आपको डायरेक्ट समझा देता हूं बेटा। देखिए अगर आपने प्रिज्म को इस टाइप से रखा, प्रिज्म को इन्वर्टेड प्रिज्म रखा आपने, तो यहां से ये व्हाइट लाइट आई। ठीक है, अब प्रिज्म जब आपने उल्टा कर देंगे तो जो आपका विवग्योर बनेगा वो भी उल्टा बनेगा। जनरली अगर हम स्ट्रेट के लिए देखते, इस केस में देखते, तो ये व्हाइट लाइट ऐसे जाती है और ये 7 कलर्स हमको मिलते हैं किस ऑर्डर में, वायलेट सबसे नीचे होता है और रेड सबसे ऊपर होता है। बट सर हम प्रिज्म को ही उल्टा कर देंगे तो होगा क्या बेटा इस केस में, अब सर वायलेट सबसे ऊपर मिलेगा और रेड सबसे नीचे मिलेगा। बट अभी भी आप बोलेंगे सर डेविएशन किसका ज्यादा होगा, तो डेविएशन तो सर अभी भी किसका ज्यादा हो रहा है, वायलेट का, और सबसे कम डेविएट कौन हो रहा है, रेड कलर। ठीक है, इन्वर्टेड प्रिज्म में और इरेक्ट प्रिज्म में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा डेविएशन का। ठीक है बेटा, डेविएशन उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। बट क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऊपर से थर्ड कलर, टॉप से थर्ड कलर ब्लू होना चाहिए। तो इसी केस में आपको टॉप से थर्ड कलर क्या मिलेगा, ब्लू मिलेगा। बात समझ में आई नहीं आई, विबग्योरो VIB, तो 1 2 3 इसी केस में क्या होगा, हमको ब्लू कलर टॉप से थर्ड में मिलेगा। इस केस में मिलेगा क्या, अब सपोज करो ये वाला डायग्राम होता तो इस केस में मिलता था क्या, 1 2 3, 3 पे क्या आता सर, देखिए विबग्योर। 3 पे क्या आता सर, 3 पे तो येलो आता। टॉप से 1 2 3 इस केस में क्या आता सर, थर्ड में येलो आता है। बट हमको क्वेश्चन पूछा है टॉप से थर्ड कलर चाहिए और ब्लू होना चाहिए। तो हम जब इसको इन्वर्टेड किया तो वायलेट, इंडिगो और ब्लू, तो टॉप से थर्ड में क्या आ गया बेटा हमारा, ब्लू कलर आ गया। समझ में आ गई बेटा बात। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होगी, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अच्छा सा कमेंट करिए। व्हेन अ रे पासिस थ्रू अ प्रिज्म, जब रे एक प्रिज्म से पास होती है तो क्या होता है, इट गोज अनडेविएटेड, नो सर इट इज नॉट, इट इज डेविएट, डेफिनेटली इट इज डेविएट। इट रिमेन्स पैरेलल टू द बेस और इट बेंड्स टूवर्ड्स द बेस। यस सर, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा सर, पैरेलल भी नहीं जाती है बेस से। ध्यान रखना बेटा आपको, व्हेन अ रे पासेस थ्रू अ प्रिज्म इट बेंड टूवर्ड्स द बेस। ये किधर बेंड जाती है,
बेस की तरफ बेंड जाती है। देख सकते हैं इस डायग्राम में आप, ये किधर बेंड हो रही है, बेस की तरफ बेंड हो रही है, तो इसलिए हम क्या करेक्ट ऑप्शन होगा बेटा हमारा, इट बैंड टूवर्ड्स द बेस। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। द एंगल एट विच द रे गेट्स डेविएटेड इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। वेरी सिंपल, द एंगल एट विच द रे गेट्स डेविएटेड, जो एंगल डेविएट होता है इसको क्या बोलते हैं हम, एंगल ऑफ डेविएशन बोलते हैं। द एंगल बिटवीन टू रिफ्रैक्टिंग सर्फेसिस ऑफ प्रिज्म क्या बोलते हैं सर, अभी बताया था आपने, दो रिफ्रैक्टिंग सर्फेसिस ऑफ प्रिज्म का क्या बोलेंगे सर, उसको डेविएशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस, द एंगल बिटवीन टू रिफ्रैक्टिंग सरफेस ऑफ प्रिज्म, दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस। एक मिनट, थोड़ा सा मुझे डाउट लग रहा है इस क्वेश्चन में, एक बार मैं करेक्ट कर लेता हूँ, एक बार चेक कर लेता हूँ। दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस के बीच का जो एंगल होता है, इसमें ये बेटा ऑप्शन गलत है, डेविएशन नहीं होता है। इसका आंसर होगा बेटा एंगल ऑफ प्रिज्म। क्या होगा बेटा इसका आंसर, एंगल ऑफ प्रिज्म होगा। देख सकते हैं आप, दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस, एक बार लाइट यहाँ से रिफ्रैक्ट होगी, एक बार लाइट यहाँ से रिफ्रैक्ट होगी, ठीक। और वो कह रहा है इन दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, इन दोनों के बीच का एंगल, इन दोनों के बीच के एंगल को क्या बोलते हैं सर, हम बताया था आपको, एंगल ऑफ डेविएशन। तो बेटा इसका मतलब सॉरी, एंगल ऑफ प्रिज्म कहते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए सर, इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म, क्योंकि वो एंगल पूछ रहा है, ठीक है। तो डेविएशन इज नॉट द करेक्ट आंसर, ये ऑप्शन गलत है, तो करेक्ट ऑप्शन इसका प्रिज्म होगा बेटा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अ ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मटेरियल which is bounded by two plane refracting surface, a transparent refracting material which is bounded by two plane refracting surface, क्या ऑप्शन है, प्रिज्म होगा, कॉन्वेक्स लेंस होगा, ग्लास स्लैब होगा, या नन ऑफ दीज होगा। अब यहाँ पे अगेन बेटा दो प्लेन रिफ्रैक्टिंग सरफेस हैं, अब ये भी प्लेन है, ये भी क्या है बेटा, प्लेन है, ठीक है, ये भी क्या है बेटा, दो प्लेन रिफ्रैक्टिंग सरफेस हैं। क्या है बेटा, दो प्लेन रिफ्रैक्टिंग सरफेस, इसलिए हम इसको क्या कह सकते हैं बेटा, प्रिज्मेटिक कर सकते हैं, ठीक है। अ ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मटेरियल विच इज बाउंडेड बाय टू प्लेन रिफ्रैक्टिंग सरफेस, इसको हम क्या बोल सकते हैं, प्रिज्म बोल सकते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ रियल डेप्थ टू एपरेंट डेप्थ इज कॉल्ड, इसको हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला बेसिकली आपका बेटा याद होना चाहिए। अगर आपको मैं बेसिक इस कंसेप्ट की बात करूं तो छोटा सा हम रिफ्रैक्शन पे जाएंगे, तो रिफ्रैक्शन में पढ़ा होगा आपने कि जब भी लाइट रिफ्रैक्ट होती है तो ऑब्जेक्ट की जो एक्चुअल हाइट होती है वो आपको नजर नहीं आती है, आपको उससे थोड़ा ऊपर दिखता है, ठीक है। तो जो एक्चुअल डेप्थ होती है उसको हम बोलते हैं रियल डेप्थ, और रिफ्रैक्शन की वजह से जो डेप्थ आपको बेसिकली कम नजर आ रही है उसको हम बोलते हैं एपरेंट डेप्थ। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मूला होता है एक, जिसको हम बोलते हैं रियल डेप्थ टू द एपरेंट डेप्थ। तो आपको एक फॉर्मूला और मालूम पड़ गया आज, रियल डेप्थ को अगर आप एपरेंट डेप्थ से, मैं आपको थोड़ा डायग्राम में शो कर देता हूँ। सपोज करो ये पानी की टंकी है और इसमें आपने किसी चीज़ को प्लेस कर दिया, एक बॉल को प्लेस कर दिया, और यहाँ से आप देख रहे हैं उसको, तो ये हाइट है एक्चुअली, ये डेप्थ है, तो उसको क्या बोलेंगे सर, हम रियल डेप्थ बोलेंगे। बट बॉल जो होगी ऑब्जर्वर को जो आप देख रहे हैं वो आपको इस हाइट पर नजर आ रही है, इस हाइट पर, तो उसको हम बोलेंगे एपरेंट डेप्थ। क्या बोलेंगे बेटा इसको, एपरेंट डेप्थ। किसकी वजह से हो रहा है बेटा, ये रिफ्रैक्शन की वजह से हो रहा है, ठीक है। रिफ्रैक्शन की वजह से इमेज पहले ही फॉर्म हो गई, तो इस हाइट को और इस हाइट को अगर आप डिवाइड कर दें तो आपको क्या मिलता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिलता है। तो एक फॉर्मूला और क्लियर हो गया आपको बेटा आज, द रेशियो ऑफ रियल डेप्थ टू द एपरेंट डेप्थ इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर बेटा ये बात। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब, द रेशियो हो गया, कॉन्सेप्ट हो गया। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। अ स्टूडेंट traces the path, just hold on beta, a student traces the path of a ray through a glass prism for 4 different values of angle of incidence. On analyzing the diagram he is likely to conclude that the emergent ray क्या होनी चाहिए, emergent किधर बेंड होगी, is always parallel to the incident ray? No sir, ग्लास प्रिज्म में कभी भी आपकी जो इमर्जेंट रे है वो इंसिडेंट रे के पैरेलल नहीं होगी। इज ऑलवेज परपेंडिकुलर? नो सर। इज ऑलवेज पैरेलल टू द रिफ्रैक्टेड रे? नो सर। ऑलवेज बैंड एट एन एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे? ऑलवेज बैंड एट एन एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। देख सकते हैं आप, ये ऑलवेज बैंड हो रही किधर, टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ स्टूडेंट इज ऑब्जर्विंग द डायग्राम शोइंग द पाथ ऑफ अ रे ऑफ लाइट passing through a glass prism, he would find that all the angles of incidence the ray of light band। बहुत सिंपल है, कितना भी एंगल आप चेंज करें, ठीक है, अलग अलग एंगल चेंज करेंगे,
ठीक है, फॉर ऑल एंगल ऑफ इंसिडेंस लाइट किधर बैंड होनी चाहिए, टूवर्ड्स द नॉर्मल वाइल एंटरिंग इनटू द प्रिज्म एंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल वाइल इमर्जिंग आउट ऑफ द प्रिज्म। यही ऑप्शन करेक्ट है हमारा। जब फर्स्ट सरफेस से लाइट रिफ्रैक्ट होती है तो किधर बैंड होती है, रेयर से डेंसर जाती है तो बैंड टूवर्ड्स नॉर्मल होगा, और जब लाइट डेंसर से रेयर जाएगी तो बैंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगा। क्लियर बेटा, तो ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, टूवर्ड्स द नॉर्मल व्हाइल एंटरिंग इनटू द प्रिज्म एंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल व्हाइल इमर्जिंग आउट ऑफ द प्रिज्म, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन लग रहा है ये भी। इन द फॉलोइंग डायग्राम द पाथ ऑफ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू अ ग्लास प्रिज्म इज शोन। यहाँ पे आपको कुछ एंगल्स दे रखे, ठीक है, और उन एंगल्स को आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है। इन दिस डायग्राम द एंगल ऑफ इंसिडेंस, द एंगल ऑफ इमर्जेंस एंड द एंगल ऑफ डेविएशन रेस्पेक्टिवली। तो क्या करेंगे इसके अंदर बेटा, देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा सर, देखिए ये इंसिडेंट रे है और ये नॉर्मल है। हमेशा एंगल ऑफ इंसिडेंस कहाँ से करते हैं बेटा, इंसिडेंट रे और नॉर्मल से। तो ये वाला एंगल होगा क्या एंगल ऑफ इंसिडेंस, नो सर ये होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, बिकॉज हम एंगल कहाँ चेक करते हैं बेटा, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल होता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब सर ये नॉर्मल है हमारा, ये क्या है हमारा नॉर्मल, और ये हमारी इमर्जेंट रे है, तो ये एंगल क्यू हमारा करेक्ट है, ठीक। नेक्स्ट, अब देखिए ये वाला एंगल कौन सा होगा बेटा, लाइट जा रही है सीधी और यहाँ पे लाइट क्या हो गई बेटा, डेविएट हो गई। इतने एंगल से लाइट क्या हो गई, डेविएट हो गई। इसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन। यही पूछ रहा है क्वेश्चन में, एंगल ऑफ इंसिडेंस पूछ रहा है बेटा वो, एंगल ऑफ इमर्जेंस पूछ रहा है और एंगल ऑफ डेविएशन। तो दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज एंगल ऑफ इमर्जेंस एंड दिस इज एंगल ऑफ डेविएशन। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, वाई, क्यू एंड पी। सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है बेटा। इसकी एक दो बार अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, एंगल ऑफ इमर्जेंस क्या होता है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आफ्टर ट्रेसिंग द पाथ ऑफ अ रे ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास प्रिज्म अ स्टूडेंट मार्क द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। सो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस मार्क किया इन्होंने, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मार्क किया, ये एंगल डी मार्क किया और ये एंगल ई मार्क किया है। ये भी सिंपल क्वेश्चन ही है क्योंकि सारे एंगल तो करेक्टली मार्क्ड एंगल। तो एंगल आई सही है बेटा, बताइए जरा सर, ये इंसिडेंट रे, नॉर्मल, दिस इज करेक्ट सर, दिस इज नॉर्मल एंड दिस इज इमर्जेंट रे। तो इन दोनों के बीच का एंगल ऑफ इमर्जेंस होता है, ये भी करेक्ट है। तो एंगल आई और एंगल ई हमारा करेक्ट होगा बेटा, एंगल आई और एंगल ई हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन एन एक्सपेरिमेंट टू ट्रेस द पाथ ऑफ अ रे ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास प्रिज्म फ्रॉम डिफरेंट वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस स्टूडेंट वुड फाइंड द इमर्जेंट रे। कैसे जाएगी बेटा इमर्जेंट रे, बहुत सिंपल है, बैंड एट एन एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। ये अभी हमने डिस्कस किया था। आपको याद रखना है जब भी लाइट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वो बैंड किधर होगी, डायरेक्शन ऑफ, बैंड किधर होगी सर, डायरेक्शन ऑफ, देखिए ये दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, किधर बैंड होगी सर, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, बैंड एट एन एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए क्वेश्चन कह रहा है which of the following phenomena of light are involved in the formation of rainbow। इनमें से कौन से phenomena इन्वॉल्व होते हैं रेनबो के लिए। तो मैंने आपको क्लास में ही बताया था और अपनी वीडियो में भी मैंने डिस्कस किया हुआ है, how what are the phenomena और how many phenomena involved in the formation of rainbow। तो बहुत सिंपल है बेटा, याद रखना आप, एक तो रिफ्रैक्शन होता है बेटा रेनबो में, एक डिस्पर्जन होता है और एक इंटरनल रिफ्लेक्शन भी होता है। स्कैटरिंग फेनोमेना नहीं होता है, स्कैटरिंग नहीं होता है बेटा, इस चीज़ को आप याद रखेंगे, ठीक है। बच्चे स्कैटरिंग में टिक करके ही गलत कर देंगे, तो ध्यान रखना रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन एंड इंटरनल रिफ्लेक्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। यही तीन चीज़ें, सबसे पहले होता है रिफ्रैक्शन, फिर लाइट उस जो टाइनी ड्रॉपलेट्स के अंदर जाती है वो होता है बेटा, उसमें डिस्पर्जन होता है और फाइनली अगेन क्या होगा बेटा, एक बार इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है और फाइनली फिर रिफ्रैक्ट होती है लाइट, ठीक है। तो मेन तीन फेनोमेना इन्वॉल्व होते हैं, अगेन आप याद रखिएगा, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन एंड इंटरनल रिफ्लेक्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द प्रोपोगेशन ऑफ लाइट ऑफ डिफरेंट कलर्स ऑफ व्हाइट लाइट इन एयर। रेड लाइट मूव फास्टेस्ट, ब्लू लाइट मूव फास्टर देन ग्रीन लाइट, ऑल द कलर ऑफ द व्हाइट लाइट मूव विद द सेम स्पीड, and the last is yellow light moves with the mean speed as that of the red and the violet। तो यहाँ पे बोल रहा है which of the following statement is correct regarding the propagation of light of different colors of white light in air। यहाँ पे किसकी बात करी है बेटा, एयर की बात करेगी। तो याद रखना, अभी हमें सन से जो लाइट दिखती है, अभी आपके रूम में या आप घर के बाहर जाते हैं, कहीं भी ट्रैवल करते हैं तो आपको 7 कलर्स दिखते हैं क्या? नो सर, एयर के अंदर हमें 7 कलर्स कैसे दिखते हैं, मिक्स होकर देखते हैं, क्योंकि उनकी स्कैटरिंग इक्वल अमाउंट में होती है, इसलिए कौन सा कलर फॉर्म करेंगे,
एयर की बात हो रही है बेटा, ध्यान रखना। अगर वो डिस्पर्जन बोलता तो क्या होता, रेड लाइट मूव फास्टेस्ट, बट यहाँ पे एयर वर्ड यूज किया हुआ है, तो यार कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे आप सोचेंगे कि सर व्हाइट लाइट के अंदर 7 कलर होते हैं, रेड लाइट फास्टेस्ट होती है, टिक करके गलत हो जाएगा ऑप्शन। ध्यान रखना बेटा, क्या रखा है यहाँ पर, एयर। तो एयर में क्या चीज ध्यान रखेंगे आप, ऑल द कलर्स ऑफ द व्हाइट लाइट मूव विद द सेम स्पीड इन एयर। क्लियर, तो आपको याद रखना ये चीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर ऑन पासिंग थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। सर बहुत सिंपल क्वेश्चन है, डिस्पर्जन बोलते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस विल नो डिस्पर्जन टेक प्लेस, सनलाइट पासिस थ्रू इट। ध्यान रखना बेटा, इन तीनों केस में ये प्रिज्म है, चाहे इनको आप कैसे भी किसी भी एंगल पे रोटेट करें या किसी भी एंगल पे प्लेस करें, इन तीनों केस में डिस्पर्जन शो होगा। बट रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, किस शेप का हो, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में डिस्पर्जन नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको वीडियो लेक्चर में बताया थी ये बात कि रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में क्या होता है बेटा, एक सरफेस से डिस्पर्जन होगा बट दूसरे सरफेस से लाइट को वापस रिकंबाइन करा लेगा सातों कलर को और आपको व्हाइट कलर फॉर्म कर देगा बेटा। ओके, तो ये चीज आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 21, व्हेन व्हाइट लाइट इज इंसिडेंट एट एन एंगल टू द सरफेस ऑफ triangular piece of glass, which color of the light deviates most from its original path after leaving the glass? Red, orange, green या blue? तो बेटा अभी आप सोचेंगे वायलेट कलर सबसे ज्यादा डेविएशन, बट यहाँ पे वायलेट ऑप्शन है ही नहीं है, तो ऑप्शन क्या होगा, ब्लू कलर होगा, क्योंकि ब्लू कलर की वेवलेंथ कम होती है, जिसकी वेवलेंथ कम होती है उसका डेविएशन ज्यादा होता है। इन कंपैरिजन के रेस्पेक्ट में ब्लू की वेवलेंथ सबसे कम है, इस वजह से डेविएशन किसका ज्यादा होगा, ब्लू कलर का ज्यादा होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पर 22 कह रहा है इस पेज का, द कलर्ड लाइट दैट रिफ्लेक्ट मोस्ट व्हाइल पासिंग थ्रू अ प्रिज्म। जो सबसे ज्यादा कलर्ड लाइट होती है, जो सबसे ज्यादा रिफ्लेक्ट करती है मोस्ट व्हाइल पासिंग थ्रू, तो वायलेट कलर सबसे ज्यादा दिखता है, आपको ध्यान रखना बेटा। वायलेट कलर सबसे ज्यादा क्या दिखता है सर, वायलेट कलर की स्कैटरिंग सबसे ज्यादा होती है, इसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है। जनरली आपको वायलेट कलर नजर आता है बेटा, ध्यान रखना। इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, द कलर्ड लाइट दैट रिफ्लेक्ट्स, जो आपको दिखता है रिफ्लेक्ट होने के बाद वो सबसे ज्यादा कौन सा आपको कलर दिखेगा बेटा, वायलेट कलर दिखेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सनलाइट इज अ मिक्सचर ऑफ 7 विजिबल कलर्स, ठीक है 7 कलर्स होते हैं। द इफेक्ट ऑफ ग्लास प्रिज्म इज ओनली टू सेपरेट द 7 कलर्स। सर व्हाइट लाइट, लाइट फ्रॉम बल्ब, सनलाइट या ऑल ऑफ दिस। द इफेक्ट ऑफ ग्लास प्रिज्म इज ओनली टू सेपरेट द 7 कलर्स। व्हाइट लाइट को भी सेपरेट कर देता है सर, लाइट फ्रॉम बल्ब को भी सेपरेट कर देता है और सनलाइट को भी सेपरेट कर देता है, तो इसके लिए ऑप्शन क्या होगा, ऑल ऑफ दीज। द डैश कलर इज एट द टॉप एंड द डैश कलर इज एट द बॉटम। बहुत सिंपल है सर, रेड टॉप पे होता है और वायलेट टॉप किस पे होता है बेटा, टॉप रेड होता है, ठीक है, और जो बॉटम होगा वो क्या होगा, वायलेट। अगेन यहाँ पे कुछ ऑप्शन में गड़बड़ी लग रही है। द डैश कलर इज एट द टॉप ऑफ द स्पेक्ट्रम, तो टॉप ऑफ द स्पेक्ट्रम क्या होगा बेटा, देखिए सबसे पहले ऊपर होता है रेड और सबसे नीचे होता है वायलेट। टॉप पूछ रहा है तो टॉप क्या होगा, रेड, और बॉटम में क्या दिखेगा, वायलेट। तो करेक्ट ऑप्शन रेड और वायलेट होना चाहिए। अगेन यहाँ पर मिस्टेक दे रखी है और टिप बोल रहा है लर्न ऑफ द कलर्स ऑफ व्हाइट लाइट स्पेक्ट्रम सीक्वेंस। तो टॉप में तो बेटा वायलेट आता है ना, अच्छा इन्होंने इसके अकॉर्डिंग वायलेट बोल रहा है टॉप, अच्छा ओके। जो विवग्योर का ऑर्डर है इसके अकॉर्डिंग बोल रहा है बेटा, लेकिन जब एक्चुअली में हम देखते हैं तो वायलेट सबसे नीचे होता है, बट वो स्पेक्ट्रम जो वर्ड यूज किया यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग ध्यान रखना बेटा। ओके, विवग्योर जो वर्ड यूज किया हुआ है, तो विवग्योर के टॉप में यहाँ पर क्या है बेटा, वायलेट, और रेड क्या है बेटा सबसे लास्ट में, ठीक है। लेकिन जो ओरिजिनल में विवग्योर फॉर्म होता है तो आपको पढ़ा होगा आपने भी सर, अगर हम जब प्रिज्म से व्हाइट लाइट पास करा रहे थे, सबसे टॉप पे कौन सा कलर था, रेड, क्योंकि सबसे लीस्ट डेविएट होता है। सबसे नीचे कौन सा कलर था, वायलेट, बट इस ऑर्डर को बोलते हैं विवग्योर। तो इस ऑर्डर में सबसे पहला कौन सा है, वायलेट है, और सबसे लास्ट में कौन सा है बेटा, रेड है। इसके अकॉर्डिंग आंसर ठीक माना जाएगा। ओके, हु डिस्कवर्ड द एक्सपेरिमेंट विद ग्लास प्रिज्म दैट व्हेन व्हाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स। तो ये न्यूटन ने बेटा डिस्कवर किया था। When the wavelength of a color of light is higher than the refractive index, अगर wavelength ज्यादा है तो refractive index सबसे कम होता है। ये रिलेशन हमने बताया था आपको, जिस कलर की wavelength सबसे ज्यादा होती है उसका refractive index सबसे कम होता है, इस वजह से वो least deviate होता है। Which of the following color is the least deviate through the prism? तो आपको मालूम है रेड कलर होता है। When Newton color disk is rotated, fact that different colors cannot be different, जब उसको आप रोटेट करेंगे तो वहां पर इस केस में प्रैक्टिकली उसको आप सारे कलर्स को डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं बेटा।
ओके, द करेक्ट ऑप्शन इज कैन नॉट बी डिफरेंशिएटेड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हो हम। व्हाइट लाइट पासेस थ्रू एन इक्विलेटरल प्रिज्म, देन अगर एक इक्विलेटरल प्रिज्म से व्हाइट लाइट पास होती है तो क्या होगा बेटा? डिस्पर्जन टेक प्लेस एट फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस एंड रिफ्रैक्शन एट सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस। फिर कह रहा है रिफ्रैक्शन टेक प्लेस एट फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस एंड रिफ्रैक्शन एट सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस। थर्ड बोल रहा है डिस्पर्जन टेक प्लेस एट बोथ रिफ्रैक्टिंग सरफेस। डी बोल रहा है रिफ्रैक्शन टेक प्लेस एट बोथ रिफ्रैक्टिंग सरफेस। आपको याद रखना है बेटा, डिस्पर्जन टेक प्लेस एट फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस, पहले सरफेस से तो क्या होता है बेटा? लाइट स्प्लिट होती है, इसलिए हमने बोला डिस्पर्जन। एंड रिफ्रैक्शन एट द सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस, सेकंड से वो बैंड होता है, ठीक है। सो ओनली डिस्पर्जन टेक प्लेस एट फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस, द सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस merely रिफ्रैक्ट द कलर प्रोड्यूस आफ्टर डिस्पर्जन, फिर उसके बाद वो रिफ्रैक्ट करता है। यहां पे आपको दो आइडेंटिकल प्रिज्म बोल रहा है PQR, ओके, वी हैव टू आइडेंटिकल प्रिज्म PQR एंड P-Q' are given. White light is passed PQR as shown in below. तो यहाँ से हमने व्हाइट लाइट पास कराई, ठीक है, यहाँ पे मिल रहा है रेड और यहाँ पे मिल रहा है हमको वायलेट। अब क्वेश्चन कह रहा है बेटा यहाँ पर, ये इसको देख लेते हैं एक बार। Which of the following position of P-Q' R' will again yield white light? तो बहुत सिंपल है सर, देखिए ये एक प्रिज्म था, इसके रेस्पेक्ट में अगर मैं क्या कर दूं, एक इन्वर्टेड प्रिज्म लगा दूं, क्या लगा दूं बेटा? एक इन्वर्टेड प्रिज्म। ये क्या कर देगा? अगेन वापस लाइट को रिकम्बाइन कर देगा और आपको व्हाइट लाइट मिल जाएगी बेटा, ठीक है। रेनबो इज कॉज ड्यू टू सर डिस्पर्जन ऑफ सनलाइट फ्रॉम वाटर ड्रॉप्स, ईच वाटर ड्रॉप एक्ट एज ए टिनी ग्लास प्रिज्म स्प्लिटिंग द सनलाइट इनटू स्पेक्ट्रम। बहुत सिंपल है सर, रेन ड्रॉप जो होती है वो प्रिज्म की तरह काम करती है और प्रिज्म क्या करता है? लाइट को, व्हाइट लाइट को 7 डिफरेंट कलर्स में स्प्लिट कर देता है। तो रेनबो किसकी वजह से होता है सर? डिस्पर्जन ऑफ सनलाइट फ्रॉम वाटर ड्रॉप्स, ओके। रेनबो इज फॉर्म ड्यू टू स्कैटरिंग एंड रिफ्रैक्शन, नो सर स्कैटरिंग की तो बात ही नहीं करते। TIR एंड डिस्पर्जन, सी रिफ्लेक्शन ओनली या डिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्जन, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है, इस चारों ऑप्शन में से क्या होगा? TIR एंड डिस्पर्जन, ध्यान रखना बेटा इस चीज को। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ठीक है, तो ऑप्शन बोल रहा है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक। डिस्पर्जन ऑफ लाइट बाय वाटर ड्रॉपलेट्स, नो सर। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय डिफरेंट लेयर्स ऑफ वेरिंग डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस, यस सर। स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय डस्ट पार्टिकल, नो सर। इंटरनल रिफ्लेक्शन, नो सर। तो सी ऑप्शन नहीं होगा, डी ऑप्शन नहीं होगा, ए ऑप्शन नहीं। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा बेटा? इसका बी होगा, ध्यान रखना बेटा, ठीक है। जो हमारा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता है वो डिफरेंट लेयर्स जो होती है हमारी एटमॉस्फेयर की, डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ में क्या होती हैं? उनका बैंडिंग देखने को मिलता है और उसी वजह से हमें ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स दिखता है। कंटिन्यूसली टेम्परेचर के चेंज होने से हमें लाइट की बैंडिंग डिफरेंट अमाउंट में हमारे पास आती है, जिसकी वजह से लाइट की इंटेंसिटी कंटिन्यूसली चेंज होती है। स्टार्स अपीयर्स टू ट्विंकल बिकॉज, स्टार्स ट्विंकल करते हैं बिकॉज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, मूवमेंट ऑफ एयर, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। सर आपने बताया था एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन तो बताया था, और आपने एक चीज और बोली थी सर, अर्थ जब हमारी रोटेट करती है तो उसके साथ में हमारा अर्थ का एटमॉस्फेयर भी क्या करता है? रोटेट करता है, तो मूवमेंट ऑफ एयर भी करेक्ट ऑप्शन होगा। तो सी इज द, ए भी करेक्ट है सर, बी भी करेक्ट है, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन? अपरेंट इमेज ऑफ सन is formed closer to the earth, dawn or dusk are formed, sun can be seen 2 minutes before actual sunrise and 2 minutes after actual sunset, ये clouds look white। सर जो clouds जो होते हैं, जो white कलर के दिखते हैं, वो atmospheric refraction की वजह से नहीं दिखते हैं सर, वो किसकी वजह से दिखते हैं? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। सारे कलर सर इक्वल अमाउंट में स्कैटर्ड होते हैं, बहुत कम हाइट पे होते हैं, जिसकी वजह से सारे कलर मिक्स हो जाते हैं सर और हमको व्हाइट लाइट दिखते हैं। तो ये तीनों ऑप्शन किसकी वजह से हो रहे बेटा? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। बट लास्ट ऑप्शन जो है वो हमारा किसको फॉलो कर रहा है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द एयर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर हुज टेम्परेचर इज लेस देन द हॉट एयर इज बिहेव एज। आपके पास एक लेयर है जिसका टेम्परेचर कम है और एक आपके पास लेयर है जिसका टेम्परेचर ज्यादा है, तो जिसका टेम्परेचर कम होगा वो किसकी तरह काम करेगा? ध्यान रखना बेटा, जो लेयर का टेम्परेचर ठंडा होता है या वो जो लेयर ठंडी होती है उसका टेम्परेचर कम होता है, तो वो एक डेंसर मीडियम की तरह काम करता है, और जो लेयर हमारी हॉट होती है वो एक रेयर मीडियम की तरह काम करता है। तो इसका मतलब सर जब लाइट एक हॉटर साइड से अगर एक कोल्डर साइड से आएगी तो क्या होगा? तो मैंने अभी बोला हॉट क्या बेटा? रेयर मीडियम, और जो कोल्ड है वो क्या होगा बेटा? डेंसर मीडियम।
और मैंने अभी क्या बोला, अगर हॉट से कोल्ड की तरफ जाएगी तो क्या होगा, रेयर टू डेंसर, रेयर टू डेंसर में बैंड टूवर्ड्स नॉर्मल, ठीक है। और अगर लाइट अगर हमारी कैसे जाएगी बेटा, कोल्ड से हॉट की तरफ जाएगी तो क्या होगा बेटा, डेंसर टू रेयर, इट बैंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। तो याद रखना बेटा, कोल्ड एयर लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर एक्ट एज ए ऑप्टिकली डेंसर मीडियम देन हॉट एयर बिकॉज ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोजली पैक्ड टुगेदर। उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं काफी क्लोजली पैक्ड होते हैं, जिस वजह से वो किसकी तरह काम करते हैं, एक डेंसर मीडियम की तरह एक्ट करते हैं। और हॉट एयर के मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं तो वो एक रेयर मीडियम की तरह काम करते हैं। क्लियर? So refraction of light by the earth atmosphere due to variation in air density is called atmospheric refraction. At noon the sun appears white because all the color of white light is scattered away. या light is least scattered, या फिर blue color is scattered the most, या red color is scattered most. So light is least scattered. At the noon the sun appears white because the light from the sun travels relatively shorter distance in atmosphere, therefore the light is least scattered. Light की इतनी scattering नहीं हो पाती है सर, क्योंकि height बहुत कम होती है, जिस वजह से स्कैटरिंग नहीं हो पाती है। तो करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, लाइट इज लीस्ट स्कैटर्ड। द क्लियर स्काई अपीयर्स ब्लू बिकॉज ब्लू लाइट गेट एब्जॉर्ब इन द एटमॉस्फेयर, नो सर। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आर एब्जॉर्ब इन द एटमॉस्फेयर, नो सर। वायलेट एंड ब्लू लाइट गेट स्कैटर्ड मोर देन द लाइट ऑफ अदर कलर बाय द एटमॉस्फेयर, यस सर, ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। वायलेट और ब्लू क्या होती है, सबसे ज्यादा स्कैटर होती है बिकॉज इनकी वेवलेंथ कम होती है, जिसकी वेवलेंथ कम होती है इसकी स्कैटरिंग क्या होगी बेटा, ज्यादा होगी। ओके, तो ये हमने 40 क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं और आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी। और बहुत जल्दी हम इसके एक सेकंड पार्ट भी लेके आएंगे, जो भी हमारे टॉपिक्स अभी जो बचे हुए हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट पे बेस, उसको हम कंप्लीट करेंगे बेटा। ओके, थैंक यू। जब तक ये 40 क्वेश्चंस एक बार पढ़िए अच्छे से, और कोई डाउट आता है किसी क्वेश्चन में कमेंट करके बताइए। ओके बेटा।